मैं अपनी आज की इस सफलता को, इस बेस्ट सेलर के तमगे को और अपनी इस जिंदगी को उसे समर्पित करता हूँ जो उस रात के घने साए में उम्मीद की किरण बनकर आई थी। आसमान में उस रात चांद भी न था। शायद मेरी नाकामयाबियों से रूठा वो जैसे कहीं चला गया था। हर तरफ से निराश, हताश मैं ऑफिस या कैदखाना से निकलकर यहाँ इस ब्रिज पर चला आया था। जी, इसी ब्रिज के किनारे बनी 4 इंच की पट्टी पर खड़ा मैं समंदर की आती जाती काली लहरों को देखने की, महसूस करने की नाकामयाब कोशिश कर रहा था। मेरी नाकामयाबियों में एक और नाकामयाबी जुड़ गई थी। आंखों के चारों ओर घनघोर अंधेरा था और मन के भीतर उससे भी घना। अपने मन से हार आखिर मैंने उस पट्टी के आगे कदम बढ़ा ही दिया था कि अचानक उसकी आवाज कानों से टकरा गई। और कमाल की बात है, बढ़ चुके कदम अचानक ही रुक से भी गए। गोला खाओ पलटा और उसी क्षण स्ट्रीट लाइट भी जगमगा उठी। कम से कम बाहर तो उजाला हो ही गया था। मैं हैरान सा उसकी ओर पलटकर देख रहा था और वो गोला खाने में मगन थी। उसकी नजर मुझसे मिलते ही मैंने उसे घूरा तो थोड़ा सा हिचकिचाकर बोली, यार, मुझसे अकेले गोला नहीं खाया जाता, लेकिन आज वो गोले वाला टकरा गया तो साथ में किसी के न होने पर भी मैंने उससे ले लिया। अब अकेले मजा नहीं आ रहा। खाओगे क्या? ये क्या पागलपन था? क्या मैं उसे जानता था? नहीं। तो फिर मुझसे इतनी बेतकल्लुफ क्यों हुए जा रही थी वो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? नहीं, पर गोला बांटने के लिए जानना जरूरी नहीं। मैंने उसे घूरा तो बोली, यार, यहाँ से गिरने पर मरोगे नहीं, इतनी गारंटी है मेरी। और वो गार्ड्स देख रहे हो, वो तुम्हें डूबकर मरने नहीं देंगे। अब हाथ पैर तुड़ाकर घर में बिस्तर पर पड़े रहने का शौक है तो वैसे बताओ। मैं कुछ गुंडों को जानती हूँ, ज्यादा अच्छा काम कर देंगे। यार, ये क्या बकवास कर रही थी वो? मैं ब्रिज पर खड़ा कभी भी कूद सकता था और इसे मजाक सूझ रहा था, पर कुछ तो था उसकी आवाज में जो रस्सी बनकर पैरों से चिपक गया था मेरे। नहीं कूद पाया मैं। नीचे उतरा तो मेरे हाथ में गोला पकड़ाकर वो आगे बढ़ गई। इसी गोले की तरह ही तो बस चू रही थी मेरी जिंदगी। बस धीरे धीरे यूं ही तो खत्म हो रही थी। मैं उस गोले को घूर रहा था और वो वापस मेरी ओर मुड़ गई। उसने मेरा हाथ थामा और लगभग मुझे खींचते हुए आगे बढ़ गई। एक अनजान लड़की, जिसे न कभी पहले देखा था, न ही जिसे मैं जानता था, उसका हाथ थामे मैं न जाने किस हवा में बहे जा रहा था। मुझे कुछ खबर न थी। वो मुझे अपने घर ले गई। मैं अब भी गाफिल ही था। कुछ होश न था कि हो क्या रहा है। बस चले जा रहा था उसके संग। उसके पीछे अगली सुबह जब आंख खुली तो वो सामने बैठी कॉफी बना रही थी। मेरी आंखें खुलते ही उसने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया, जिसका कोई जवाब मैं न दे सका। मेरी सुबह, मेरी रातें, मेरा जीवन अब गुड कहाँ रह गया था। मेरी तरफ मुस्कुराते हुए उसने मुझे कॉफी दी, जिसे लेते हुए मैं काफी हिचक रहा था। सबसे पहले तो किसी अनजान, वो भी लड़की, के साथ मैं यूं इस तरह आधी रात को उसके घर चला आया। मुझे असहज करने के लिए इतना ही काफी था। मेरी असहजता को शायद समझ गई वो और बोली, इट्स ओके, तुम कॉफी पियो, इतना सोचने की जरूरत नहीं। कॉफी पीते हुए एक बेहद ही जायज सवाल आ धमका मेरे सामने, कल रात क्या कर रहे थे? मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था जैसे। उसने पूछा और मैं फट पड़ा, मैं थक चुका हूँ। क्यों नहीं समझते वो कि मैं नहीं करना चाहता, ये नहीं होता मुझसे। मेरा दिमाग नहीं लगता इस सब में। ये आंकड़े, ये स्टॉक्स, ये पैसा नहीं है मेरी मंजिल, नहीं है मेरा सफर। क्यों नहीं समझ आता कि मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता, नहीं बन सकता एक्चुअली। वो आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। बोली, किसकी तरह? कौन? किसकी बात कर रहे हो डैड?
कभी नहीं समझे मुझे। नहीं समझ आता उन्हें कि उनकी कंपनी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। उनके कहने पर मैं पिछले 3 सालों से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बिजनेस मेरी समझ नहीं आता। सब कठपुतलियाँ लगते हैं मुझे उस ऑफिस में। रोज वही एक काम, वही एक रूटीन। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। फेल हो गया पापा को उनका मनचाहा रिजल्ट देने में। समझते ही नहीं वो कि मैं नहीं बना हूँ इन सब के लिए। मैं हांफने लगा था। किसके लिए बने हो? फिर मैं लिखना चाहता हूँ, लेखक बनना चाहता हूँ, लेकिन वो माहौल ही नहीं मिलता मुझे। लेखन को माहौल की नहीं, मन की जरूरत होती है। बड़ी ही सहजता से बोल दिया था उसने। मैं अब उसे आंखें फाड़े देख रहा था। वो अपनी कॉफी खत्म करके उठी और शायद मुझे समझ आ गया था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अपनी कॉफी खत्म करके मैं अपने रास्ते निकल गया। उसका एहसास मन में लिए ग्लास डोर के आगे खड़ा मैं उसे देख रहा था। वो सागर की लहरों की तरह डोल रही थी। उसकी आंखें, उसके हाथ बजते संगीत के साथ बह रहे थे और मेरी आंखें उसके साथ यहाँ वहाँ डोल रही थीं। वो बिल्कुल गाफिल थी अपने नृत्य में और मैं खोया था उसमें, कुछ यूं कि अपनी भी खबर न थी मुझे। चंद लम्हों बाद उसका हाथ पड़ा मेरे कंधे पर तो होश आया कि बाहर आ गई थी वो। कैसा था? बस एक सवाल पूछा उसने। मैं क्या बताता उसे कि कैसा था, बस नजरें झुकाकर सिर ही हिला सका। खिलखिला उठी थी वो। उसकी हंसी ले जा रही थी मुझे कहीं दूर, अपनी झल्लाहटों से, अपनी नाकामयाबियों से। दिन बीत रहे थे। ऑफिस में मेरा ध्यान अब लगने लगा था। पापा के चेहरे पर सुकून बिखरने लगा था। मैं खुश था, इसीलिए नहीं कि स्टॉक्स उछाल ले रहे थे, इसीलिए भी नहीं कि कलम को गति मिल रही थी, बस इसीलिए क्योंकि उसका खिलखिलाता चेहरा अब मेरे सामने होता था। वो जब नाचती थी तो मेरा मन भी मोर की मानिंद नाचता था। वो जब डूब जाती थी उस संगीत में, उस धुन में, जब थिरकती थी उस ताल पर, तो मेरा मन भी उसके साथ ही थिरकने लगता था उसकी ताल पर। कुछ तो था जो उसमें अलग था। शायद उसका चीजों को, लोगों को, जीवन को देखने का नजरिया, या फिर शायद उसकी मौजूदगी ही जो सच्चाई से भरी थी। खुशमिजाज सी वो जब भी मेरे करीब होती तो एक सुकून तैर जाया करता था हवा में जैसे। जब भी कभी सड़क पर होती तो उसका ध्यान कभी सड़क पर न होता। कभी आसमान को देखती तो कभी सर पर दौड़ती गाड़ियों को। हमेशा कहती, ये सड़क कभी थमती नहीं ना। अगर ये थम जाए तो क्या हो? क्या हो अगर इसके कोनों पर बैठी कुछ जिंदगियों को कोई सुकून दे दे? क्या हो अगर यहाँ जीवन को धर्रे पर लाने के लिए बैठे लोगों पर ध्यान जाए किसी का? क्या हो अगर ये तेज दौड़ती गाड़ियां थम जाएं किसी बेजुबान को देख और न फैले सड़क पर खून उनका, जिनके रहने की जगह छीन ली हमने। वो जो कभी कह नहीं पाते कि हमारी जल्दबाजी किस कदर भारी पड़ती है उन्हें। वो बोलती जाती और मैं बस सुनता जाता। बहुत कमजोर सी थी वो, आंखों के नीचे गड्ढे, ऐसा लगता था जैसे सदियों की बीमार है, लेकिन उसकी आंखों की चमक ऐसी थी कि उसकी आंखों से नजरें हटने ही नहीं देती थीं। मैं बस उन आंखों में ही खोकर रह जाता था। हमेशा की तरह आज भी उसकी नृत्य कक्षा के बाद उसके बदन से बह रहे पसीने को अपने रुमाल से साफ करता मैं उसे अपने बेहद करीब महसूस कर रहा था। थकी हारी सी वो मेरा हाथ थामे कक्षा के एक कोने में जा बैठी। जब भी वो नाचकर हटती तो उसके चेहरे पर अलग ही नूर होता था, जैसे कि उन धुनों को जीती थी वो। मैंने उससे पूछा, तुम्हें ये सब बहुत भाता है न? बहुत आंखें चौड़ी करती हुई वो बोली, बेहद दीवानी हूँ मैं संगीत की। जब जब उपकरणों से उठती धुन सुनती हूँ तो लगता है कि जैसे बांसुरी की लय मुझमें से ही कहीं उठ रही है। जब जब ढोलक पर थाप पड़ती है तो मेरा दिल खुद पर एक थाप महसूस करता है।
जब भी घुंघरू छनछनाते हैं मेरे पैर खुद ब खुद ही हिलने को बेकरार हो जाते हैं। ये संगीत, ये नृत्य मेरी रग रग में समाया है। तुम जानते हो, घर पर पापा हमेशा चाहते थे कि मैं इस सब पर ध्यान न देकर केवल पढ़ाई पर ही दिमाग लगाऊं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये संगीत मेरी रगों से नहीं निकला। और फिर मैंने संतुलन बिठाने की ठानी। तुम्हें उस रात ब्रिज पर जब देखा मैंने, तो मुझे अपने ही दर्शन हुए। किसी वक्त मैं भी यूं ही हताश और निराश थी। बस फर्क यही था कि तुम्हारी तरह खुद को गंवा देना मंजूर न था मुझे। बड़ी मुश्किलें आईं इस संतुलन को बिठाने में, लेकिन आज मैं न सिर्फ अपना सपना पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाए हूँ बल्कि अपने पापा की आंखों के ख्वाबों को भी पूरा करने की कोशिश में हूँ। इसीलिए कहती हूँ, माहौल नहीं, मन महत्व रखता है। अक्सर ही ऐसी बातें बड़ी सहजता से कह जाया करती थी और मैं बस उसकी बातों में ही सुकून ढूंढ लिया करता था। दिन ब दिन ढल रही थी वो, बेहद ही कमजोर होती जा रही थी। मैं जब भी उससे पूछता तो वो मजाक में दबा जाती, कहती घर वाले खाने को नहीं देते ना, इसीलिए पतली हो रही हूँ। लेकिन मैं जानता था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। बेसुध सी नाचती वो अब हाँफने लगी थी। पूरा चेहरा उसका ढलता जा रहा था। आंखों की चमक भी जैसे अब खोने को जा रही थी। धीरे धीरे वो अब पहले जैसी नहीं रहती जा रही थी। मैं जिद करता कि चलो डॉक्टर के पास चलो, लेकिन वो हमेशा ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे दूसरी ही दिशा में खींच ले जाती। मैं चाहकर भी कुछ कह नहीं पाता था उसे। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना।